हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स चैप्टर 8 मृत्यु दिवस की पार्टी। अक्टूबर का महीना आ गया था। अब मैदान और महल में नमी भरी ठंड पड़ने लगी थी। अस्पताल की मेट्रन मैडम पॉम्फ्रे प्रोफेसर्स और विद्यार्थियों को हुई सर्दी खांसी की वजह से अचानक बहुत व्यस्त हो गई थी। उनका सर्दी नाशक काढ़ा तत्काल असर करता था, हालांकि इसे पीने वाले के कान से घंटों तक धुआं निकलता था। इसीलिए इस काढ़े का नाम भी पेपर अप पोशन था। जिनी वीजली कुछ समय से बीमार दिखने लगी थी, इसीलिए उसके भाई पर्सी ने जबरदस्ती उसे पेपर अप पोशन पिला दिया। उसके लाल बालों के नीचे से निकलते धुएं को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आग में जल रही हो। गोलियों की जितनी बड़ी बरसात की बूंदें बिना रुके कई दिनों तक महल की खिड़कियों पर गरजती बरसती रहीं। झील का स्तर भी बढ़ गया। फूलों की क्यारियां कीचड़ भरी धाराओं में बदल गई और हैग्रिड के कद्दू फूल कर बगीचे के शेड जितने बड़े हो गए। बहरहाल रोज प्रैक्टिस करने के बारे में ऑलिवर वुड का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा था। इसीलिए हैलोवीन के कुछ दिन पहले एक शनिवार की तूफानी दोपहर को हैरी जब गरुड़द्वार टावर की तरफ लौट रहा था तो वो पूरी तरह भीगा हुआ और कीचड़ में लथपथ था। बारिश और हवा को छोड़ भी दें तो भी उनकी आज की प्रैक्टिस सुखद नहीं कही जा सकती थी। नाग शक्ति की टीम की जासूसी करके फ्रेड और जॉर्ज ने अपनी आंखों से निम्बस 2001 की रफ्तार देखी थी। उन्होंने खबर दी कि नाग शक्ति की टीम 7 हरे झोंकों की तरह दिख रही थी और उसके खिलाड़ी हवा में गोली की रफ्तार से उड़ रहे थे। जब हैरी वीरान गलियारे में कीचड़ सने कदमों से फच फच करके चलने लगा तो वह एक ऐसी आकृति के पास आया जो उसी के जितनी चिंतित नजर आ रही थी। गरुड़द्वार टावर का भूत लगभग सिरकटानिक दुखी होकर खिड़की से बाहर देख रहा था और बुदबुदा रहा था। उनकी शर्तों को पूरा नहीं करता अगर आधा इंच और। हेलो सर निकलस, हैरी बोला। हेलो हेलो, लगभग सरकटे निक ने चौंक कर चारों तरफ देखते हुए कहा। उसने अपने लंबे घुंघराले बालों पर पंख वाला फैशनेबल हैट पहना था। कोट के ऊपर उसने एक मफलर भी डाल रखा था, जिसकी वजह से ये नजर नहीं आता था कि उसकी गर्दन लगभग पूरी तरह से अलग थी। वो धुएं की तरह पीले रंग का था और हैरी उसके आर पार काले आसमान और बाहर हो रही मूसलाधार बारिश देख सकता था। परेशान लग रहे हो पॉटर, ये बोलते हुए निक ने एक पारदर्शी खत को तय किया और अपनी शर्ट में रख लिया। आप ज्यादा परेशान लग रहे हैं, हैरी ने कहा। लगभग सिरकटे निक ने शालीनता के साथ हाथ हिलाते हुए कहा। कोई खास बात नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं सचमुच शामिल होना चाहता था। मैंने सोचा था कि बस आवेदन तो करूं, पर जाहिर है मैं शर्तें पूरी नहीं करता। उसकी हवाबाजी के बावजूद उसके चेहरे पर कटुता का भाव साफ था। निक अचानक फट पड़ा और अपनी जेब से खत को दोबारा बाहर निकाल कर बोला, पर कोई भी ये तो सोचेगा कि गर्दन पर 45 बार कुल्हाड़ी के चोट खाने के बाद भी वो सिरकटों के शिकार में शामिल होने के काबिल बन जाएगा। अरे हाँ, हैरी ने कहा, जो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि निक चाहता था कि वह हाँ कहे। मेरा मतलब है, मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा कि यह काम जल्दी और सफाई से हो जाता। मेरा सिर पूरी तरह धड़ से अलग हो जाता। मेरा मतलब, इससे मुझे बहुत सा दर्द और अपमान तो नहीं मिलता। बहरहाल, लगभग सिरकटे निक ने खत को खोला और आवेश में पड़ा। हम सिर्फ उन्हीं शिकारियों को स्वीकार कर सकते हैं जिनके सिर शरीर से पूरी तरह अलग हो। आप ये बात समझते होंगे कि ऐसा न होने पर सदस्यों के लिए घोड़े की पीठ पर सिर उछलने और कटे सिर से पोलो खेलने जैसी सिरकटों के शिकार की गतिविधियों में शामिल होना संभव नहीं होगा। इसलिए आपको यह सूचित करते हुए मुझे खेद है कि आप हमारी शर्तों को पूरा नहीं करते। शुभकामनाओं सहित, सर पैट्रिक डेलनी पॉडमोर। आग बबूला होते हुए लगभग सिरकटे निक ने खत को मोड़कर जेब में रख लिया। हैरी, आधे इंच की चमड़ी और मांस ने मेरी गर्दन को सिर से जोड़ रखा है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि सिर अलग होने की तरह ही है, पर नहीं, ये सही तरीके से सिर कटे सर पॉडमोर के लिए पर्याप्त नहीं है। लगभग सिरकटे निक ने कई गहरी सांसें ली और थोड़ा शांत होकर कहा, तो तुम क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? नहीं, हैरी बोला, तब तक नहीं जब तक आप ये ना जानते हो कि नाग शक्ति के साथ होने वाले मैच के लिए हम 7 निम्बस 2001 झाड़ुएं मुफ्त में कहाँ से ला सकते हैं। हैरी का बाकी का वाक्य उसके पैरों के पास आती तीखी म्याऊं की आवाज में खो गया। नीचे देखने पर उसे लैंप जैसी पीली आंखें घूरती दिखी। वहां पर दुबली भूरी बिल्ली मिसेस नॉरिस खड़ी थी। चौकीदार आर्गस फिल्च विद्यार्थियों के खिलाफ अंतहीन युद्ध में इस बिल्ली का उपयोग अपनी सहयोगी के रूप में करता था। निक ने जल्दी से कहा, हैरी, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। फिल्च ठीक नहीं लग रहा है। उसे सर्दी हो गई है और थर्ड ईयर के कुछ विद्यार्थियों ने दुर्घटनावश 5वें तहखाने में छत पर हर तरफ मेंढक के भेजे चिपका दिए हैं। वो सुबह से बस सफाई कर रहा है। अगर वो देखेगा कि तुम महल में कीचड़ टपका रहे हो। ठीक है, थैंक यू, हैरी बोला और वो मिसेस नॉरिस को दोषी ठहराने वाली नजर से दूर हटने लगा।
पर थोड़ी देर हो गई। ऐसा लगता था कि कोई रहस्यमय शक्ति फिल्च को उसकी दुष्ट बिल्ली के साथ बांधे थी। इसलिए वह अचानक हैरी की दाईं तरफ की दीवार के पर्दे के बीच से बाहर निकला। वो छींक रहा था और चारों तरफ नियम तोड़ने वाले की तलाश कर रहा था। उसके सिर के चारों तरफ एक मोटा ऊनी स्कार्फ बंधा था और उसकी नाक बैंगनी दिख रही थी। गंदगी, वो हैरी के क्विडिच के दुशाले से टपके कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। उसके जबड़े हिल रहे थे और आंखें उत्तेजना के कारण बाहर निकली थी। हर तरफ कीचड़ और गंदगी, अब मैं सहन नहीं करूंगा, तुम्हें बताए देता हूँ। पीछे आओ पॉटर, पीछे। इस पर हैरी ने लगभग सिर कटे निक की तरफ उदासी से हाथ हिलाकर विदा ली और फिल्च के पीछे सीढ़ियां उतरने लगा। जाते जाते वो फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के दोहरे निशान बनाता हुआ गया। हैरी पहले कभी फिल्च के ऑफिस में नहीं गया था। ये एक ऐसी जगह थी जिससे ज़्यादातर विद्यार्थी कतराते थे। कमरा गंदा था और उसमें एक भी खिड़की नहीं थी। इसमें सिर्फ तेल की चिमनी से रोशनी होती थी जो नीचे छत से लटक रही थी। वहाँ पर तली मछलियों की हल्की खुशबू भरी थी। दीवारों पर चारों तरफ लकड़ी की अलमारियाँ थी। उन पर लगे लेबल से हैरी को समझ आ गया कि उनमें हर उस विद्यार्थी का विस्तृत वर्णन है जिसे फिल्च ने कभी सजा दी थी। फ्रेड और जॉर्ज वीजली के लिए शायद एक पूरा ड्रॉर अलग से होगा। फिल्च की टेबल के पीछे दीवार पर जंजीरों और हथकड़ियों का चमचमाता ढेर टंगा था। सब जानते थे कि वह डंबलडोर से हमेशा आग्रह करता था कि उसे विद्यार्थियों को टखनों के बल छत से लटकाने की कभी न कभी अनुमति मिल जाएगी। फिल्च ने अपनी टेबल पर रखी कलम उठाई और चर्मपत्र की तलाश में देखने लगा। कीचड़, वो आवेश में बोला। ड्रैगन की गंदगी, मेंढक के भेजे, चूहे की आते, मेरी सहन शक्ति की भी सीमा है। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा। फॉर्म कहाँ है? हाँ। उसने अपनी टेबल से ड्रॉअर खोली और चर्मपत्र का एक बड़ा रोल निकाला, अपने सामने फैलाया और काले पंख वाली लंबी कलम स्याही की शीशी में डुबो दी। नाम हैरी पॉटर। अपराध सिर्फ कीचड़ ही तो था। तुम्हारे लिए कीचड़ होगा लड़के, मेरे लिए 1 घंटे की सफाई है। फिल्च चिल्लाया। उसकी कुप्पे जैसी गोल नाक के सिरे पर एक बूंद कांप रही थी। अपराध महल गंदा करना, सजा दी जानी चाहिए। अपनी बहती नाक को पोंछते हुए फिल्च ने हैरी को हिकारत से देखा, जो सांस रोककर अपनी सजा सुनने का इंतजार कर रहा था। पर जैसे ही फिल्च ने कलम नीचे की, ऑफिस की छत पर जोरदार धमाका हुआ जिससे तेल की चिमनी थरथराकर आवाज करने लगी। पीव्स! फिल्च ने गरजते हुए अपनी आवेश में अपनी कलम नीचे फेंक दी। इस बार नहीं छोड़ूंगा, अभी मजा चखाता हूँ। और हैरी की तरफ पलटकर देखे बिना फिल्च नंगे पैर ही ऑफिस से भाग गया। मिसेस नॉरिस भी उसके साथ भाग रही थी। पीव्स स्कूल का शैतान भूत था। वो हवा में उड़ने वाला मुस्कुराता खतरा था जिसे सिर्फ कहर बरपाने और कष्ट देने में मजा आता था। हैरी को पीव्स खास पसंद नहीं था, पर आज उसने शरारत का जो समय चुना था उसके लिए वो एहसान माने बिना नहीं रह पाया। हैरी को आशा थी कि पीव्स ने जो भी किया था, और आवाज़ से ऐसा लगा था कि कोई बड़ी तोड़फोड़ है, उससे फिल्च का ध्यान उस पर से हट जाएगा। ये सोचते हुए उसे फिल्च के पास वापस लौटने का इंतजार करना चाहिए। हैरी टेबल के पास रखी एक दीमक खाई कुर्सी में धंस गया। टेबल पर उसके आधे भरे फॉर्म के अलावा सिर्फ एक चीज़ थी, एक बड़ा चमकदार बैंगनी लिफाफा जिस पर चांदी जैसे सफ़ेद अक्षरों में कुछ लिखा था। दरवाजे पर जल्दी से नजर डालने के बाद कि फिल्च वापस तो नहीं आ रहा, हैरी ने लिफाफा उठाया और पढ़ा। फटाफट जादू, नए जादूगरों के लिए पत्राचार कोर्स। जिज्ञासावश हैरी ने लिफाफा खोलकर चर्मपत्र को बाहर निकाला। अगले पन्ने पर अधिक घुमावदार चांदी जैसी सफ़ेद लिखावट में लिखा था। आधुनिक जादू की दुनिया में असहाय महसूस करते हैं? क्या आप आसान मंत्र भी नहीं पढ़ पाते और उसके लिए बहाने बनाते हैं? क्या आपकी छड़ी के दयनीय प्रदर्शन के लिए आपको ताने सुनने पड़ते हैं? इन सब सवालों का एक ही जवाब, फटाफट जादू का बिल्कुल नया, सफलता की गारंटी वाला, तत्काल परिणाम देने वाला आसान कोर्स। सैकड़ों जादूगरों और जादूगरनियों ने फटाफट जादू की तकनीक से लाभ उठाया है। टॉप्सहैम की मैडम जेड नेटल्स लिखती है, मुझे मंत्र याद नहीं रहते थे और पूरा परिवार मेरे काढ़ों का मजाक उड़ाता था। अब फटाफट जादू कोर्स के बाद मैं पार्टियों में आकर्षण का केंद्र होती हूँ और मेरी सहेलियाँ मुझसे मेरे सौंदर्यवर्धक काढ़े की विधि भी पूछती हैं। डेट्सबरी के जादूगर डीजे प्रॉड कहते हैं, मेरी पत्नी मेरे कमज़ोर मंत्रों का मखौल उड़ाती थी, परंतु आपके शानदार फटाफट जादू कोर्स में 1 महीने तक पढ़ने के बाद मैं उसे एक याक में बदलने में सफल हो गया। धन्यवाद फटाफट जादू। मंत्र मुग्ध होकर हैरी ने लिफाफे के बाकी चर्मपत्र भी पलटे। फिल्च आखिरकार फटाफट जादू कोर्स क्यों करना चाहता था? क्या इस बात का ये मतलब था कि उसे जादू नहीं आता? हैरी पहला सबक, अपनी छड़ी पकड़ना, कुछ उपयोगी बातें पढ़ ही रहा था कि तभी बाहर से आते कदमों की आहट सुनकर समझ गया कि फिल्च वापस आ रहा है।
चरण पत्र को फिर से लिफाफे में डालते हुए हैरी ने उसे टेबल पर फेंका ही था कि दरवाजा खुला। फिल्च विजयी मुद्रा में था। वो अदृश्य होने वाली अलमारी बहुत कीमती थी। फिल्च मिसेस नॉरिस से खुश होकर कह रहा था, मेरी गुड़िया रानी, इस बार हम उस पीव्स को बाहर निकलवा कर रहेंगे। तभी उसकी नजरें हैरी पर पड़ी और फिर फटाफट जादू के लिफाफे पर। हैरी को अब जाकर एहसास हुआ कि लिफाफा इस वक्त अपने मूल स्थान से 2 फीट दूर पड़ा था। फिल्च का पीला चेहरा ईंट जैसा लाल हो गया। हैरी ने खुद को आक्रोश की तूफानी लहर के लिए तैयार किया। फिल्च ने अपनी टेबल तक लंगड़ाते हुए गया, लिफाफे को उठाया और ड्रॉर में फेंक गया। क्या तुमने इसे पढ़ा था? उसने बड़बड़ाते हुए पूछा। नहीं, हैरी ने झूठ बोल दिया। फिल्च के गांठदार हाथ एक साथ जकड़े थे। अगर मुझे लगता कि तुमने मेरी व्यक्तिगत चिट्ठी पढ़ी है, वैसे ये मेरी नहीं है, एक दोस्त के लिए है। जो भी, बहरहाल। हैरी उसकी तरफ दहशत से घूर रहा था। फिल्च कभी इतने गुस्से में नहीं था। उसकी आंखें बाहर निकली पड़ी रही थी। उसके मोटे गाल की मांसपेशियां फड़क रही थी और ऊनी स्कार्फ से उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। बहुत अच्छा, जाओ और किसी से एक शब्द भी नहीं बोलना। ऐसी बात नहीं है कि अगर तुमने उसे नहीं पढ़ा तो। अब जाओ, पीव्स की रिपोर्ट लिखनी है मुझे, जाओ। अपनी खुशकिस्मती पर हैरान होकर हैरी तेजी से ऑफिस से निकला, गलियारे में गया और फिर से ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। फिल्च के ऑफिस के से बिना सजा पाए बच निकलना स्कूल का शायद एक रिकॉर्ड था। हैरी, क्या काम बन गया? लगभग सिरकटा निक तैरते हुए क्लासरूम से बाहर आया। उसके पीछे हैरी उस बड़ी काली सुनहरी अलमारी के अवशेष देख सकता था जिसे बहुत ऊंचाई से गिराया गया था। मैंने पीव्स को तैयार किया कि वो इसे फिल्च के ऑफिस के ठीक ऊपर पटक दे, निक ने उत्सुकता से कहा। मैंने सोचा कि इससे ध्यान बढ़ जाएगा। ये तुमने किया था? हैरी ने कृतज्ञता से कहा। हाँ, काम तो बन गया, मुझे सजा नहीं मिली। थैंक्स सर निकोलस। वो दोनों इकट्ठे गलियारे में ऊपर चल दिया। हैरी ने देखा कि लगभग सिरकटा निक अब भी सर पैट्रिक की अस्वीकृति का खत थामे हुए था। हैरी ने कहा, काश सिरकटों के शिकार के बारे में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। लगभग सिरकटा निक अचानक अपनी जगह पर रुक गया, जिस वजह से हैरी उसके बीच से होते हुए गुजर गया। वो सोच रहा था कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। उसे ऐसा लगा जैसे उसने बर्फीली फुहार में कदम रख दिया हो। पर एक चीज है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो, निक ने रोमांचित होकर कहा। हैरी, क्या मैं तुमसे वैसे बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ, पर छोड़ो, तुम नहीं कर पाओगे। बोलो तो सही, क्या करना होगा? हैरी बोला, देखो, इस हैलोवीन पर मेरा 500वां मृत्यु दिवस है। लगभग सिरकटे निक ने यह कहते हुए सिर ताना और सम्मानित दिखने की कोशिश की। ओह, हैरी बोला। वो तय नहीं कर पा रहा था कि इस बारे में उसे दुखी दिखना चाहिए या खुश। ठीक है, मैं बड़े तहखाने में पार्टी दूंगा। इसमें भाग लेने के लिए पूरे देश से मेरे दोस्त आएंगे। अगर तुम इसमें आ सको तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। मिस्टर वीजली और मिस ग्रेंजर का भी स्वागत है, पर मुझे लगता है कि तुम स्कूल की दावत में जाना ज़्यादा पसंद करोगे ना? उसने हैरी को बेचैनी से देखा। नहीं, मैं तुम्हारी पार्टी में ज़रूर आऊँगा। मेरा प्यारा हैरी पॉटर, मेरे मृत्यु दिवस की पार्टी में हैरी पॉटर आएगा? और वो रोमांचक दिखते हुए झिझका। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सर पैट्रिक से जिक्र कर सकते हो कि मैं तुम्हारी नज़रों में कितना डरावना और प्रभावशाली हूँ? क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो। लगभग सिर कटाने की मुस्कुराया। मृत्यु दिवस की पार्टी? हरमाइनी ने उत्सुकता से पूछा, जब हैरी आखिरकार कपड़े बदलकर हॉल में रॉन और हरमाइनी के पास बैठा। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसमें ऐसे बहुत कम जीवित लोग होंगे जो ये कह सकते हैं कि वो कैसी ऐसी पार्टी में गए हैं। ये तो जबरदस्त होगा। कोई अपनी मौत वाले दिन का जश्न क्यों मनाना चाहेगा? रॉन ने कहा, जो अपने जादुई काढ़े के होमवर्क को आधा निपटा चुका था और चिड़चिड़ा रहा था। ये बहुत दुखद बात नहीं लगती? बारिश अब भी खिड़कियों पर कोड़े बरसा रही थी, जो अब स्याही की तरह काली थी, पर भीतर का माहौल चमकदार और खुशनुमा था। आग की रोशनी अनगिनत गद्देदार कुर्सियों पर चमक रही थी, जहां विद्यार्थी बैठकर पढ़ रहे थे, या बातें कर रहे थे, या होमवर्क कर रहे थे। फ्रेड और जॉर्ज वीजली पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आग में रहने वाली सैलमैंडर को फिलिबस्टर पटाखे खिलाने पर क्या होगा। फ्रेड ने आग में रहने वाली एक सुनहरी चमकदार सैलमैंडर को जादुई प्राणियों की देखभाल क्लास से बचा कर ले आए थे, और अब ये छिपकली एक टेबल पर आराम से सुलग रही थी, जिसकी चारों तरफ उत्सुक विद्यार्थी जमा थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी को फिल्च और फटाफट जादू कोर्स के बारे में बताने ही वाला था कि तभी छिपकली अचानक हवा में सनसनाने लगी और कमरे में अंधाधुंध घूमते हुए जोरदार धमाकों के साथ चिंगारियां निकालने लगी। पर्सी फ्रेड और जॉर्ज पर इतना चिल्लाया कि उसका गला बैठ गया। छिपकली के मुंह से नारंगी सितारों की भव्य बरसात हो रही थी। जब छिपकली धमाका करते हुए दोबारा आग में गई तो हैरी के दिमाग से फिल्च और फटाफट जादू का लिफाफा दोनों ही निकल गए।
जब हैलोवीन का दिन आया तो हैरी को मृत्यु दिवस की पार्टी में जाने की जल्दबाजी में किए गए अपने वादे पर अफसोस हो रहा था। बाकी का स्कूल खुश होकर हैलोवीन के जश्न का इंतजार कर रहा था। बड़े हॉल को हर बार की तरह जिंदा चमगादड़ों से सजाया गया था। हैग्रिड के बड़े कद्दुओं को लालटेन के आकार में काटा गया था। ये कद्दू इतने बड़े थे कि 3 लोग उसके अंदर जाकर बैठ भी सकते थे। ऐसी अफवाहें भी थी कि डंबलडोर ने मनोरंजन के लिए नाचने वाले कंकालों के दल को आमंत्रित किया है। वादा वादा होता है, हरमाइनी ने निर्णायक अंदाज में हैरी को याद दिलाया। तुमने वादा किया था कि तुम पार्टी में जाओगे। इसलिए 7 बजे हैरी, रॉन और हरमाइनी खचाखच भरे बड़े हॉल तक जाने वाले दरवाजे के पास से होते हुए निकले। सुनहरी प्लेटें और मोमबत्तियों से चमकता हुआ हॉल उन्हें ललचा तो रहा था, पर इसके बजाय उन्होंने तहखाने की तरफ कदम बढ़ाए। लगभग सिरकटे नेक की पार्टी तक ले जाने वाले गलियारे में भी मोमबत्तियों की कतारें थी, पर इनका प्रभाव खुशी के बजाय दुख भरा था। यहाँ पर धीरे धीरे छोटी होती लंबी पतली बिल्कुल काली मोमबत्तियाँ थीं जो नीली रोशनी फेंक रही थी। इस मध्यम भूतहा रोशनी में उनके जीते जागते चेहरे भी भूतों जैसे लग रहे थे। उनके उठाए हर कदम के साथ तापमान कम हो रहा था। जब हैरी कांपा और उसने अपने दुशाले को कसकर अपने चारों तरफ लपेटा तो उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी बड़े ब्लैक बोर्ड को 1000 नाखूनों से छीला जा रहा हो। क्या ये उनका संगीत है? रॉन बोला। वो एक मोड़ पर मुड़े और उन्होंने लगभग सिरकटे निक को उसी दरवाजे पर खड़े देखा जिस पर काले मखमली पर्दे लगे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, वो दुखी स्वर में बोला, स्वागत है, बहुत खुशी हुई आपने आने का समय निकाला। उसने अपना पंखों वाला हैट उतारा और सिर झुकाकर अभिवादन करते हुए उन्हें अंदर आमंत्रित किया। उनके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य था। तहखाना सैकड़ों पारदर्शी और मोती की तरह सफ़ेद भूतों से भरा था। इनमें से ज़्यादातर भीड़ भरे हुए डांस फ्लोर पर 3 संगीतमयी कुल्हाड़ियों की भयानक कांपती धुन पर नाच रहे थे। प्लेटफॉर्म के पीछे काले पर्दे थे और वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा संगीत बजा रहा था। सिर के ऊपर एक दीप वृक्ष में 1000 काली मोमबत्तियाँ लगी थी और वह हल्के नीले रंग में चमक रहा था। उनकी सांस उनके सामने धुंध के रूप में उठी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी फ्रीजर में आ गए हों। हम लोग थोड़ा चारों ओर घूम लें, हैरी ने सुझाव दिया, क्योंकि वो अपने पैर गर्म करना चाहता था। ध्यान रखना, किसी भूत के बीच से मत निकलना, रॉन ने घबरा कर कहा। इसके बाद वो लोग डांस फ्लोर के किनारे चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई दृश्य दिखे। उदास सन्यासियों के समूह, जंजीरें पहने एक फटेहाल भूत, मेहनतकश हाउस का खुशनुमा भूत मोटा सन्यासी जो किसी ऐसे योद्धा से बात कर रहा था जिसके सिर से एक तीर निकल रहा था। हैरी को ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि दुबले पतले घूरने वाले सफ़ेद खूद के धब्बों में लथपथ नागशक्ति के भूत खूनी नवाब को बाकी भूत थोड़ा ज़्यादा महत्व दे रहे थे। अरे नहीं, हरमाइनी रुकते हुए बोली, वापस मुड़ो, मैं मायूस मीना से बात नहीं करना चाहती। जैसे ही वो तेजी से पलटे, हैरी ने कहा, कौन? वो पहली मंजिल वाले लड़कियों के बाथरूम में रहती है, हरमाइनी बोली। वो बाथरूम में रहती है? हाँ, उस बाथरूम में कोई नहीं जाता क्योंकि वो उसमें तूफान मचाती रहती है, पानी फैलाती रहती है, और अगर मेरा बस चले तो मैं वहाँ कभी ना जाऊँ। जब वो चिल्ला रही हो तो बाथरूम जाने की कोशिश करना पागलपन है। देखो वहाँ खाना रखा है, रॉन बोला। तहखाने के दूसरी तरफ एक टेबल थी, ये भी काले मखमल की चादर से ढकी थी। वो इसकी ओर उत्सुकता से बढ़े, पर अगले ही पल वो दहशत में अगली जगह पर खड़े हो गए। भयंकर बदबू आ रही थी। चांदी की सुंदर प्लेटों में बड़ी बड़ी सड़ी हुई मछलियां सजी थी। जले हुए और कोयले की तरह काले बहुत से केक थालियों में सजे थे। कीड़ों से तैयार व्यंजन भी रखे हुए थे। मखमली हरी फफूंद से ढका चीज खंबे की तरह खड़ा था, और सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर कब्र के पत्थर जैसे आकार का एक विशाल भूरा केक था जिस पर डामर जैसी आइसिंग में लिखा था, सर निकोलस डे मेम्सी पॉर्पिंगटन, मृत्यु 31 अक्टूबर 1492। हैरी ने आश्चर्य से देखा कि एक मोटा भूत टेबल के पास आया, नीचे झुका और उस पर से होता हुआ गुजर गया। उसने अपना मुंह चौड़ा खोल रखा था ताकि वो एक बदबूदार मछली के आर पार होकर गुजरे। हैरी ने उससे पूछा, इसके पार जाते समय क्या आपको इसका स्वाद आता है? लगभग, भूत ने दुख भरे स्वर में कहा और दूर चला गया। मुझे लगता है उन्होंने इसकी बदबू तेज करने के लिए इसे सड़ाया होगा ताकि उन्हें कुछ स्वाद तो आए। हरमाइनी ने समझदारी से बोलते हुए नाक पर हाथ रखा और कीड़ों के बदबूदार व्यंजन को देखने के लिए उसके करीब गई। चलो वापस चले ना, मेरा जी मचला रहा है, रॉन बोला। वो मुड़ भी नहीं पाए थे कि एक नाटा भूत अचानक टेबल के नीचे से तेजी से निकला और उनके सामने बीच हवा में आकर रुक गया। हेलो पीव्स, हैरी सावधानी से बोला। आसपास के बाकी भूतों के विपरीत पीव्स पीला और पारदर्शी नहीं दिख रहा था। उसने एक चमकीला नारंगी पार्टी हैट और बोटाई पहन रखी थी। उसके चौड़े और दुष्ट चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। कुछ खाओगे? उनकी तरफ एक फफूंदी लगे मूंगफली के दानों की प्लेट बढ़ाते हुए उसने मीठे स्वर में कहा।
हरमाइनी बोली, नहीं थैंक्स। अपनी आंखों को नचाते हुए पीयूष बोला, तुम्हें बेचारी मीना के बारे में बात करते सुना। तुम लोग उसके बारे में बड़ा बुरा बुरा बोल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और चीखा, ओए ओए मीना। नहीं पीयूष, उसे मत बताना, मैंने क्या कहा था, वो बुरा मान जाएगी। हरमाइनी दहशत में फुसफुसाई, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं उसकी हरकतों को बुरा नहीं मानती। हेलो मीना। एक गोल मटोल लड़की हवा में तैरते हुए उनके पास आ गई। उसका चेहरा उदास था। हैरी ने आज तक इससे ज्यादा उदास चेहरा नहीं देखा था। सीधे बालों और नाशपाती जैसे आकार वाले मोटे चश्मे के पीछे मीना का चेहरा आधा छुप गया था। क्या है? उसने उदासी से पूछा। तुम कैसी हो मीना? हरमाइनी ने अपनी आवाज में बनावटी उत्साह भर दिया। तुम्हें बाथरूम से बाहर देखकर अच्छा लग रहा है। मीना नाक से सूं सूं की आवाज निकालकर सिसकी। मिस ग्रेंजर अभी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। पीयूष ने मीना के कान में चुपके से कहा। सिर्फ यही कह रही थी कि आज तुम कितनी अच्छी दिख रही हो। हरमाइनी ने पीयूष को गुस्से से घूरा। मीना ने हरमाइनी को शंका भरी निगाहों से देखा। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? वो बोली। उसकी छोटी पारदर्शी आंखों में चांदी जैसे आंसू उमड़ रहे थे। नहीं सच्ची, क्या मैंने नहीं कहा था कि मीना कितनी अच्छी दिख रही है? हरमाइनी ने ये बोलते समय हैरी और रॉन की पसलियों में जमकर कोहनी मारी। अरे हाँ, इसने यही तो कहा था। मेरे सामने झूठ मत बोलो, मीना तेजी से सांस खींचते हुए बोली। अब आंसू तेजी से उसके गालों पर बहने लगे थे। पीयूष उसके कंधे के पीछे छुप छुप कर खिलखिलाते हुए आवाज करते हुए हंस रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि लोग पीठ पीछे मुझे क्या कहते हैं? मोटी, बदसूरत, दुखी, रोतली, उदास, मायूस मीना। तुम मुहासे वाली तो कहना भूल गई। पीयूष उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला। मायूस मीना दर्द भरी सिसकारियां भरते हुए बिलखने लगी और तहखाने के बाहर चली गई। पीयूष उसके पीछे पीछे गया और उस पर फफूंद लगे मूंगफली के दाने मारने लगा। वो चिल्ला भी रहा था, मुहासे वाली मीना, मुहासे वाली मीना। हे भगवान, हरमाइनी ने दुखी स्वर में कहा। लगभग सिर कटाने भीड़ में से तैरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। मजा आ रहा है? अरे हाँ, उन्होंने झूठ बोल दिया। काफी लोग आए हैं। रोतली विधवा तो कैंट से चलकर आई है। अब मेरे भाषण का वक्त हो गया है। बेहतर होगा मैं जाकर ऑर्केस्ट्रा को बता दूं। ये बताने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा ने उसी पल संगीत बजाना बंद कर दिया। वो और तहखाने में मौजूद सभी लोग खामोश हो गए। वो रोमांचित होकर चारों ओर देखने लगे, क्योंकि उन्हें शिकार करने वाला बिगुल सुनाई दे रहा था। ओह, तो वो लोग आ भी गए, लगभग सिरगटे निक ने कटुता से कहा। तहखाने की दीवार को चीरते हुए 1 दर्जन घोड़ों के भूत अंदर घुस आए। हर घोड़े पर एक सिर कटा घुड़सवार बैठा था। उपस्थित जन समुदाय ने जोरदार तालियां बजाई। हैरी भी ताली बजाने लगा, पर निक के चेहरे को देखते ही वो रुक गया। घोड़े सरपट दौड़ते हुए डांस फ्लोर के बीच तक गए और अचानक पिछले पैरों पर खड़े हो गए। घुड़सवारों में सबसे आगे एक बड़ा भूत बिगुल बजा रहा था, जिसका दाढ़ी भरा सिर उसकी बाह में दबा था। वो नीचे उतरा और उसने अपने सिर को हवा में ऊपर उठाया ताकि वो भीड़ को देख सके। वहां मौजूद सब लोग उसकी इस हरकत पर हंसने लगे। फिर उस भूत ने लगभग सिर कटे निक की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उसने अपने सिर को गर्दन पर लगा लिया। वो गरजा, देख कैसे हो, अभी भी सर लटक रहा है। उसने एक जोरदार ठहाका लगाया और लगभग सिर कटे निक का कंधा थपथपाया। निक ने सख्त लहजे में कहा, स्वागत है पैट्रिक। अरे यहाँ तो जिंदा लोग भी हैं। सर पैट्रिक ने हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ देखते हुए कहा। इस पर बनावटी हैरानी दिखाते हुए वो उछला, जिससे उसका सिर दोबारा गिर गया। भीड़ हंसी के मारे चीखने लगी। लगभग सिर कटे निक ने उदास आवाज में कहा, मजेदार है। सर पैट्रिक का सिर फर्श से चिल्लाया, निक की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो अब भी इस बात से चिढ़ा हुआ है कि हमने उसे सिर कटों के शिकार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। पर मेरे कहने का मतलब है, उसकी तरफ देखो। मैं सोचता हूँ, हैरी ने निक की अर्थपूर्ण दृष्टि को समझते हुए धीरे से कहा। निक बहुत डरावना और ओहो, जरूर उसने तुमसे ये कहने को कहा होगा, है ना लड़के? कृपया सब लोग ध्यान दें, मेरे भाषण का समय हो गया है। लगभग सिरकटे निक ने जोर से कहा। वो मंच पर बर्फीली नीली स्पॉटलाइट में खड़ा हो गया। मृत शोक संतप्त देवियों और सज्जनों, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है
पर किसी ने इसके आगे नहीं सुना। सर पैट्रिक और सरकटे शिकारियों ने सिरों की हॉकी का खेल शुरू कर दिया था और भीड़ उन्हें देखने लगी। लगभग सिरकटे निक ने अपने श्रोताओं का ध्यान दोबारा खींचने का निरर्थक प्रयास किया, पर उस समय हार मान ली जब सिर पैट्रिक का सिर उसके पास से होता हुआ गुजर गया और लोगों ने इस पर जोरदार तालियां बजाई। हैरी को ठंड लग रही थी और भूख भी। मुझसे और सहन नहीं होगा, रॉन खिटखिटाते दांतों के बीच से बुदबुदाया जब ऑर्केस्ट्रा दोबारा संगीत बजाने लगा और भूत नाचने लगे। चलो चलते हैं यहाँ से। वो दरवाजे की तरफ चल दिया। रास्ते में वो अपनी ओर देखने वाले हर भूत की तरफ सिर हिलाकर अभिवादन कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। 1 मिनट बाद वो काली मोमबत्तियों भरे गलियारे में तेजी से वापस लौट रहे थे। अब तक पुडिंग खत्म नहीं हुई होगी, रॉन ने आशा से कहा। वह प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के रास्ते में सबसे आगे चल रहा था और तभी हैरी को आवाज आई, टुकड़े टुकड़े कर डालो, काट डालूंगा, मार डालूंगा। ये वही आवाज थी, वही ठंडी और खूंखार आवाज जो उसने लॉकहार्ट के ऑफिस में सुनी थी। वो अचानक लड़खड़ा कर रुक गया। उसने पत्थर की दीवार का सहारा लिया और कान लगाकर पूरी ताकत से सुना। वो धीमे रोशनी वाले गलियारे में ऊपर और नीचे चारों तरफ हड़बड़ी में देखता जा रहा था। हैरी तुम क्या? वही आवाज फिर सुनाई दे रही है, चुप रहो। मैं भूखा हूँ लंबे समय से। सुनो, हैरी ने व्यग्रता से कहा और रॉन और हरमाइनी उसे देखते हुए जगह पर खड़े रहे। मार डालो, खाने का समय हो गया। आवाज अब धीमी होती जा रही थी। हैरी को लगा कि वो दूर होती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। अंधेरी छत की तरफ देखते हुए बुरी तरह भयभीत और रोमांचित हो गया। कोई ऊपर की तरफ कैसे जा सकता है? क्या ये कोई भूत था जो पत्थर की दीवारों को चीरकर जा रहा था? इस तरफ, वो चिल्लाया और सीढ़ियों पर चढ़कर प्रवेश द्वार की तरफ भागने लगा। वहां पहुंचने पर उसे कुछ सुनाई देने की कतई उम्मीद नहीं थी। बड़े हॉल में हैलोवीन का जश्न चल रहा था जिसका शोर बाहर तक आ रहा था। हैरी पहली मंजिल तक जाने वाली संगमरमर की सीढ़ी की तरफ लपका। रॉन और हरमाइनी उसके पीछे धड़ाधड़ चढ़ रहे थे। हैरी हम क्या? हैरी ने अपने कानों पर जोर डाला। उसे बहुत दूर से ऊपर की मंजिल से और ज्यादा धीमी होती आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे खून की गंध आ रही है, मुझे खून चाहिए। उसका दिल धक कर रह गया। वो किसी को मारने वाला है, वो चिल्लाया। रॉन और हरमाइनी परेशान चेहरों को नजरअंदाज करके एक बार में 3 सीढ़ियां फांदते हुए हैरी ऊपर की तरफ लपका और अपने तेज कदमों की आवाज से ऊपर सुनने की कोशिश करने लगा। हैरी लपकते हुए दूसरी मंजिल में चारों तरफ घूमा। रॉन और हरमाइनी उसके पीछे हांफते हुए भाग रहे थे। वो तब तक नहीं रुके जब तक कि वो आखिरी वीरान गलियारे के मोड़ पर मुड़ नहीं गए। हैरी ये सब क्या है? रॉन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं दे रहा। पर हरमाइनी ने गलियारे की तरफ इशारा करते हुए सांस खींची। देखो, सामने वाली दीवार पर कोई चीज चमक रही थी। वो अंधेरे में देखते हुए धीमे धीमे पास गए। जलती मशालों की रोशनी में उन्होंने देखा कि दोनों खिड़कियों के बीच की दीवार पर 1 फुट ऊंचे शब्दों में लिखा था, रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, वारिस के दुश्मनों खबरदार। वो क्या झूल रहा है नीचे? रॉन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। जब वो पास पहुंचे तो हैरी फिसलते फिसलते बचा क्योंकि फर्श पर बहुत पानी फैला था। रॉन और हरमाइनी ने उसे पकड़कर गिरने से बचाया। फिर वो धीमे धीमे संदेश की तरफ खिसके। उनकी आंखें मशाल के नीचे की अंधेरी छाया पर पड़ी थी। उन तीनों को एक साथ ये एहसास हुआ कि वो चीज़ क्या थी और वो छप से पानी उड़ाते हुए कूदकर पीछे आ गए। चौकीदार फिल्च की बिल्ली मिसेस नॉरिस मशाल टांगने के स्टैंड पर पूंछ के बल लटकी हुई थी। वो किसी लकड़ी के लट्ठे की तरफ बेजान थी। उसकी बाहर निकलती आंखें घूर रही थी। हमें मदद लानी चाहिए, हैरी ने परेशान आवाज में कहा। मेरी बात मानो, यहाँ से चल दो इससे पहले कि कोई हमें देख ले। पर देर हो चुकी थी। एक गड़गड़ाहट हुई जैसे दूर कहीं बादल गरज रहे हो। इससे उन्हें पता चला कि दावत खत्म हो चुकी है। जिस गलियारे में वो खड़े थे उसके दोनों तरफ से सैकड़ों पैरों की सीढ़ियां चढ़ने की आवाजें आई। ऐसा लग रहा था जैसे भरपेट खा चुके विद्यार्थी जोर जोर से बातें करते चले आ रहे थे। अगले ही पल दोनों तरफ से गलियारे में विद्यार्थी आ गए। सारी चर्चा, हलचल और आवाजें तत्काल रुक गई जब आगे आ रहे लोगों ने बिल्ली को लटकते देखा और ये भी देखा कि हैरी, रॉन और हरमाइनी गलियारे के बीच अकेले खड़े थे। विद्यार्थियों के समूह में खामोशी छा गई और वो इस खौफनाक दृश्य को देखने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे। फिर खामोशी के बीच से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वारिस के दुश्मनों खबरदार, अब तुम्हारी बारी है बदजातों। ये ड्रेको मैलफॉय था। वो भीड़ में सबसे आगे आ चुका था। उसकी ठंडी आंखें चमक रही थी। उसका आमतौर पर सफेद रहने वाला चेहरा इस वक्त लाल दिख रहा था और वो लटकती हुई बेजान बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुरा भी रहा था।